गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से मेजर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डेस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण का अर्थ बताएंगे आपको, मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, हाउ टू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के इतिहास पर भी हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे प्रकाश संश्लेषण का इतिहास बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है, फिर भी वो बिंदु क्या है, जब हम नेक्स्ट टॉपिकों में पढ़ेंगे तो वो हमारे काम में आएंगे। अर्थात वो हटाए नहीं है, हमें पढ़ने फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, बात करता है फोटोसिंथेसिस पर बात करने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण पर हम बात करेंगे और आपको बता दें, लेसन नंबर 10 फोटोसिंथेसिस। देखिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती है। पृथ्वी पर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया जो होती है वो एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का सजीवों के द्वारा क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण भी करते हैं। खासतौर से हम पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए, ये एक पादप है, ठीक है। ये पौधे के अंदर क्या है, जड़ें हैं। ये जड़ें क्या करती हैं, मृदा से जल को अवशोषित करती हैं। मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। ये पौधे की क्या है, पत्तियां हैं। हाँ भी, सूर्य का जो प्रकाश है वो इन पौधों की पत्तियों पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पर आपतित हो रहा है। पत्तियां जो होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। अर्थात पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश है वो पौधे की पत्तियों पर आपतित हो रहा है और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, पर्णहरित होता है। तो यहां पर क्या है कि पौधे की जो पत्तियां हैं ये क्या काम करती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करती है, ग्रहण करती है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। मृदा से किसको अवशोषित करती है, जल को अवशोषित करती है। तत्पश्चात ये क्या है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है। शर्करा जैसे रासायनिक पदार्थों का, ग्लूकोज आदि का क्या करती है, निर्माण करती है।
जिस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा में उपस्थित जल से क्रिया करके, मृदा में उपस्थित जल से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, या शर्करा का निर्माण होता है, या ग्लूकोज का निर्माण होता है, या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परिभाषा हुई कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं मृदा से अवशोषित जल से क्रिया करके, मृदा से अवशोषित जल से क्रिया करके हरे पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, या शर्करा जैसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की एक रासायनिक अभिक्रिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे CO2 6 मॉलिक्यूल होंगे, CO2 के 12 मॉलिक्यूल किसके होंगे? जल के होंगे। सूर्य का प्रकाश सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और पौधों की पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद ये किसका निर्माण होता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से क्रिया करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस दौरान क्या है? ऑक्सीजन गैस क्या है? बाहर निकलती है, जो वायुमंडल को क्या करती है? शुद्ध करने का कार्य करती है, जो हमारे लिए प्राणवायु के रूप में भी क्या करती है? कार्य करती है, या हमारी प्राणवायु के रूप में क्या होती है? सहायक होती है। देखिए, हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पर आपतित होता है, तो पत्तियों पर आपतित होने पर क्या है कि जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, रंध्रों के अंदर क्या भरा होता है? जल भरा होता है। ठीक है, ये जल कहां से आया? मृदा से अवशोषित किया गया जल है, और पौधे की पत्तियों में रंध्रों में आ गया। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश की विकिरण जो होंगी वो जल से क्रिया करेगी। सूर्य के प्रकाश की विकिरण किससे क्रिया करेगी? जल से क्रिया करेगी, और ये जल का क्या कर देती है? ऑक्सीकरण कर देती है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण जल का क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है, और ऑक्सीकरण करने पर ठीक है, जल, ठीक है, ऑक्सीजन और ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जल का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि जब सूर्य के प्रकाश की विकिरण पौधे की पत्तियों पर क्या है? आपतित होता है, तो जल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की विकिरणों से क्रिया करके ऑक्सीजन का निष्कासन करता है, तथा इलेक्ट्रॉन के रूप में ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। ये जो ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, ये ऊर्जा किससे क्रिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है, और यह ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में कर देती है? ग्लूकोज में कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में कर देती है? ग्लूकोज में कर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसी है? यहाँ पर दोनों क्रियाएं हो रही हैं, कि यहाँ पे जल का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अपचयन ना बोले तो हम बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें जल का तो ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। यहाँ पे जल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हुआ, किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश की विकिरणों के द्वारा। जल का ऑक्सीकरण जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है
तो ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। यही ऊर्जा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निर्मित जो ऊर्जा होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है। अर्थात यह ऊर्जा ऑक्सीकृत ऊर्जा जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको हमने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर पेड़ पौधे केवल एकमात्र ऐसे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ऐसा जे.आर. मेयर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ठीक है, केवल पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को जो अवशोषित करते हैं तो वो कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण का इतिहास पे अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण का इतिहास के बारे में 18वीं सदी में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 18वीं सदी में प्रकाश संश्लेषण के इतिहास के बारे में जानकारी होती है और ये प्रकाश संश्लेषण के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, समस्थानिकों से पूर्व का इतिहास और समस्थानिकों से पूर्व का इतिहास है वो 1800 ईस्वी से लेकर के 1925 ईस्वी तक ठहरता है, और समस्थानिकों के बाद का इतिहास जो है 1925 से लेकर के और आज तक जो जारी है, ठीक है, वो समस्थानिकों के बाद का इतिहास कहलाएगा। देखिए स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण का क्या कहा जाता है, या पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है तो स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। और स्टीफन हेल्स ने कहा था कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश और वायु की उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश की और वायु की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात पौधे जो हैं अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए सिनेबियर नाम का वैज्ञानिक था, सिनेबियर, और दूसरा नाम था डी सासर। सिनेबियर और डी सासर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, ऐसा किसने बताया, सिनेबियर और डी सासर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, देखो इनका कार्यकाल ठहरता है 1781 के अंदर और इनका ठहरता है 1804। 1804 में डी सासर ने बताया भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, और 1781 में सिनेबियर ने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। और जे.आर. मेयर ने कहा कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम आपको बता दें, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो होती है वो वायुमंडल को शुद्ध करती है। प्रिस्टिले नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निष्कासित होती है और जो वायुमंडल को क्या करती है, शुद्ध करने का कार्य करती है। ड्यूट्रॉच नाम के वैज्ञानिक ने 1837 में बताया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ड्यूट्रॉच नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और इंजन हॉज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या है, प्रकाश जो होता है इसी के कारण क्या है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमने आपको बताया सीबी वान नील नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन किया, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन किया। और इन्होंने क्या बताया, सीबी वान नील ने कहा था कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो
ऑक्सीजन का निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने एक अभिक्रिया दी थी जिसको हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस वैज्ञानिक ने भी प्रयोग द्वारा ये प्रदर्शित किया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? जल के द्वारा होता है। रूबेल और कॉमन नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था, रूबेल और कॉमन नामक वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रिय समस्थानिक को, खासतौर से ऑक्सीजन 18 समस्थानिक की उपस्थिति में प्रयोग द्वारा ये बताया था, या प्रयोग द्वारा ये प्रदर्शन किया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद कैल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक थे। कैल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के लिए C3 चक्र की खोज की थी। C3 चक्र की खोज किसने की थी? कैल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए कैल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक के बाद हम आपसे बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में। इन्होंने, कैल्विन और बेंसन ने कार्बन 14 समस्थानिक की उपस्थिति में C3 चक्र की क्या की थी? खोज की थी। ये कार्बन 14 समस्थानिक की उपस्थिति में इन्होंने C3 चक्र को क्या है? खोजा था। ठीक है, देखिए डेरिल ऑर्नर नामक जो वैज्ञानिक था उसने फास्फोरिलीकरण की खोज की थी, और इन्होंने बताया था कि 2 वर्णक तंत्रों के महत्व को इन्होंने क्या है? समझाया था। डेरिल ऑर्नर नामक वैज्ञानिक ने। देखिए हैच और सिलेक नामक वैज्ञानिक ने गन्ने के अंदर C4 चक्र को खोजा। हैच और सिलेक नामक वैज्ञानिक ने क्या है? गन्ने के अंदर किसको खोजा था? C4 चक्र को खोजा था। देखिए इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिटसेल। ठीक है, मिटसेल नामक वैज्ञानिक ने फास्फोरिलीकरण के लिए रसायन परासरणी सिद्धांत की क्या की थी? खोज की थी। फास्फोरिलीकरण के लिए रसायन परासरणी सिद्धांत की खोज की। अब तक हमने आपसे बात की है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के संक्षिप्त इतिहास पर हमने आपसे, ठीक है, टिप्पणी किया है, जिस पर हमने आपको बताया कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से अवशोषित जल से क्रिया करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश जब पौधे की पत्तियों पर आपतित होता है तो सूर्य के प्रकाश की विकिरण, ठीक है, रंध्रों में उपस्थित जो जल होता है उस जल से क्रिया करता है, और जल का सूर्य के प्रकाश की विकिरण द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। इस दौरान ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। ये ऊर्जा जो मुक्त होती है या ऊर्जा जो बनती है, उस ऊर्जा का उपयोग, या ये ऑक्सीकृत जो ऊर्जा होती है, यह ऑक्सीकृत ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में हो जाता है। इसलिए हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, और इनके संक्षिप्त इतिहास पर भी हमने आपसे क्या कर लिया है? चर्चा कर लिया है। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थलों पर आपसे बात कर रहे हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के स्थलों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थल कौन कौन से हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो पादपों में मुख्य रूप से कौन होता है? हरित लवक होता है। ठीक है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो हरित लवक होता है, और उच्च श्रेणी के पादपों में हरित लवक जो होता है वो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं
उन उच्च श्रेणी के पादपों में हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है? पाया जाता है। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है? पाया जाता है। आपको मैंने बताया कि एक पादप कोशिका में हरित लवकों की संख्या, एक पादप कोशिका में हरित लवकों की संख्या कितनी होती है? 20 से 40 होती है। एक पादप कोशिका में हरित लवकों की संख्या कितनी होती है? 20 से 40 होती है। देखिए, अब हम प्रकाश संश्लेषण के स्थलों पर आपसे बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, नेक्स्ट क्लास में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना के बाद हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में, जिसमें हम पर्णरित पर बात करेंगे, पर्णरित की संरचना पर बात करेंगे, कैरोटिनॉइड वर्णकों पर बात करेंगे और फाइकोबिलेंस वर्णकों पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।